हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरफा एजाज़ है और ये वीडियो आप तक आईसिप के प्लेटफॉर्म से पहुंचाई जा रही है। आज इस वीडियो का मकसद है कि आपको सीएसएस के पेपर में ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों ऑप्ट करना चाहिए। जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आता है जिसको अंडरस्टैंड करना या कॉम्प्रीहेंड करना आपके लिए मुश्किल है। जब भी आप आईआर की बात करते हैं तो आप सोचते हैं कि आपको इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड दैट टू इन एडिशन विद द थ्योरीज दैट वी हैव इटसेल्फ इन आईआर। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स के पीछे और इन सारे आइडियाज़ के पीछे बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजीज और बहुत सिंपल डिस्क्रिप्शंस हैं जिनको देखना, समझना, पढ़ना और लर्न करना बहुत ज़्यादा आसान है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, इसकी स्कोप एंड रेलेवेंस क्या है, इसमें कौन से ऐसे मेजर एरियाज़ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए एज अ सीएसएस एस्पिरेंट, और इसमें पेपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से की जाती है। सबसे पहले जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सम सब नेशनल एंटिटीज़। वो सब नेशनल एंटिटीज़ कौन सी हो सकती हैं? उनमें ब्यूरोक्रेसीज आती हैं, उनमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो ओवरऑल जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी की बात करते हैं हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमें स्टेट्स के आपस के रिलेशन को एंड देयर रिलेशन विद ईच अदर एंड विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमें स्टडी करना है। और ये सब्जेक्ट उतना ही क्लियर है, उतना ही आसान और उतना ही सिंपल है जितनी आईआर की डेफिनेशन है। आईआर को पढ़ने के लिए इसमें कुछ मेजर एरियाज़ हैं जिनको समझना और अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। उन मेजर एरियाज़ को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वो आईआर का पेपर बेटर तरीके से अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते और इस सब्जेक्ट को समझ भी नहीं पाते। आईआर का पेपर या फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट सीएसएस का कोई भी सब्जेक्ट आपसे रिक्वायर नहीं करता कि आपकी उस सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री हो या आप उस सब्जेक्ट के मास्टर हों या आप उस सब्जेक्ट में एक स्कॉलर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करें। सीएसएस का हर सब्जेक्ट आपसे डिमांड करता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट के आइडियाज़ की होनी चाहिए। आपको बीइंग एन एस्पिरेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है उसको ये पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट की नेचर क्या है, एंड दैट्स वेयर योर सक्सेस लाइज। जब एक कैंडिडेट ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि उसकी सक्सेस कहाँ पे लाई कर रही है इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ दैट सब्जेक्ट, वो बहुत ईजीली उस सब्जेक्ट को केटर भी कर सकता है, उसको लर्न भी कर सकता है। एंड सेम इज़ द केस विद आईआर। इंटरनेशनल रिलेशंस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हम बना देते हैं। कीप इन माइंड कि एफपीएससी आपसे रिक्वायर नहीं कर रहा कि आप इस सब्जेक्ट के स्कॉलर हों। हैंस वो मेजर एरियाज़ जिनको समझ के, जिनको अंडरस्टैंड करके और जिनको लर्न करके आप बहुत इजीली आईआर का पेपर अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और बहुत इजीली इसके अंदर मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। कुछ ऐसे मेजर एरियाज़ जो आईआर के अंदर होते हैं उनमें सबसे पहला एरिया जो है दैट इज़ ऑफ स्टेट सिस्टम, एंड इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ गिवन। जब भी जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में बात की, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ गिवन कि आपको स्टेट सिस्टम के बारे में आईआर के अंदर पढ़ना होता है। स्टेट्स अपने अपने रिलेशंस किस तरह से इस्टेब्लिश करती हैं, उनके पीछे मोटिव्स क्या होते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या होते हैं, वो किन स्टेट्स के साथ अपने रिलेशंस एक्सटेंड करती हैं, किन बेसिस पे अपने रिलेशंस एक्सटेंड करती हैं, एंड इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम वो किस तरह से एक्ट कर रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप स्टेट सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं या आप रिगार्ड करते हैं इसको एज एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें स्टेट्स एज एक्टर्स परफॉर्म कर रही हैं। इस चीज़ से हमें ये क्लियरली पता चलता है कि हमें यहाँ इंडिविजुअल की पॉलिसीज़ को नहीं देखना है या हमें इंडिविजुअल लेवल पर जाकर कॉन्सेप्ट्स को जज नहीं करना है। हमें स्टेट लेवल पे, हमें नेशंस के लेवल पर रहकर इस चीज़ को जज करना है और समझना है कि जो सर्कमस्टांसेस अनफोल्ड हो रहे हैं, जो सिनेरियोज यहाँ पे बन रहे हैं इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, वो किस तरह से बन रहे हैं। इट इज़ प्रीटी सिंपल व्हेन यू नो दैट। और स्टेट के मोटिव्स क्या हैं इन सारे के सारे रिलेशंस को गवर्न करने के पीछे। सेकेंड मेजर एरिया इसके अंदर है कोऑपरेशन इन द टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनेशनल सिस्टम एक बहुत कियोटिक सिस्टम है। जब भी आप बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम की या इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम की, तो आप ये देखते हैं कि ये कियोटिक सिस्टम है। यहाँ पे स्टेट्स अपनी विम एंड विशेस के ऊपर एक्ट करती हैं जो कि लाई करती हैं उनके नेशनल इंटरेस्ट में।
जहाँ पे भी किसी के नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल होते हैं, जिस स्टेट का भी नेशनल इंटरेस्ट कहीं पे फुलफिल हो रहा है, वो वही एक्ट करते हैं और उसी तरह से अपनी कॉपरेशन किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर या इन टाइम्स ऑफ पीस उसको रियलाइज़ करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं तो ये देखना ज़रूरी है कि उनकी कॉपरेशन बिहाइंड द सीन्स किन स्टेट्स के साथ है। ईदर वो पावरफुल एक्टर्स हैं, वो डिसीजन मेकर्स हैं, या वो ग्लोबल पावर्स या सुपर पावर्स जिनको आप कहते हैं, वो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो आईआर का स्कोप जब भी हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर किस तरह से स्टेट्स एक दूसरे से रिलेशंस एस्टैब्लिश करती हैं। आपके पास रीसेंट सिनेरियो में, फॉर एग्जांपल अगर रीसेंट सिनेरियो में हम रशिया और यूक्रेन की इशू की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ऑन द फ्रंट ये दो नेशंस हैं जो कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, बट ऑन द बैकग्राउंड ऐसे कौन से एक्टर्स हैं जो कि इनको ड्राइव कर रहे हैं या जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, एंड दैट मेक्स इट अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। इसीलिए आईआर के अंदर हम इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, एंड इट इज़ ऑब्वियस कि जहाँ हम स्टेट्स की बात करते हैं वहाँ हम उनके रिलेशंस की, उनकी कॉपरेशन की और उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स की बात ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट मेजर एरिया इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो कि समझना ज़रूरी है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। पावर के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, मल्टीपल डायमेंशंस हैं। जब आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस को, या जब आप पढ़ेंगे स्टेट्स के आपस के रिलेशंस को, या स्टेट की आपस की डीलिंग्स को, या इटसेल्फ आप कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टडी करेंगे, तो आपके पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर इमर्ज करेंगे, जिसमें हार्ड पावर है, सॉफ्ट पावर है, रिलेटिव पावर है। ये सारी की सारी पावर के जो कॉन्सेप्ट हैं, ये भी हम आईआर के अंदर पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें ये आइडिया हो कि पावर या डिराइविंग फैक्टर बिहाइंड दोज मोटिव्स क्या है, स्टेट्स अपनी पावर को किस तरह से एग्जर्ट करती हैं, वो कौन से टेक्टिक्स यूज़ करती हैं ईदर टू इन्फ्लुएंस दैट स्टेट और टू मेक रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। और इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बिकॉज इतने क्योटिक सिस्टम में और इतने क्योटिक एरिना में अगर आपको एग्जिस्ट करना है और अपने आप को एज अ डेवलप्ड नेशन लेकर चलना है या एज अ नेशन फॉर देयर सर्वाइवल लेकर चलना है, तो आपको अपनी पावर को थ्रू डिफरेंट मीन्स एग्जर्ट करना होता है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है जर्नल एंड डिप्लोमेटिक हिस्ट्री का। इंटरनेशनल रिलेशंस इज ऑल अबाउट रिलेशंस, इट इज़ ऑब्वियस, एंड हेंस रिलेशंस किस तरह से स्टेट्स इस्टेब्लिश करती हैं। Through diplomacy, they make diplomatic relations with other states, and also through coercive measures, they make certain kinds of relation जिनको आप diplomatic relations में डील नहीं करते, लेकिन वो जर्नल हिस्ट्री में या जर्नल रिलेशंस की हिस्ट्री में आपके पास लाजमी आते हैं। जब एक स्टेट रिकग्नाइज की जाती है, जब वो क्राइटेरियाज को फुलफिल कर लेती है जो कि अंडर इंटरनेशनल लॉ क्राइटेरिया उसका है कि वो सॉवरन स्टेट हो, उसकी टेरिटरी हो, उसका हेड ऑफ स्टेट हो, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि दूसरी स्टेट इन स्टेट्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करें। और डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करने का मतलब ये है कि स्टेट्स उस स्टेट को रिकग्निशन एक्सटेंड कर रही हैं कि अगर हम थ्रू डिप्लोमेसी इनके साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लेते हैं, इसका मतलब ये कि हमारे लिए ये एक स्टेट है जो कि एग्जिस्ट करती है। और यही सारे रिलेशंस की हिस्ट्री, जर्नल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की हिस्ट्री को हम इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टडी करते हैं, और हम ये देखते हैं कि इन रिलेशंस के एवर लास्टिंग इफ़ेक्ट्स क्या थे जो कि हिस्ट्री से ओरिजिनेट हुए और आपको इन करंट सिनेरियो आज तक उनके इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक और मेजर एरिया जो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स अपनी फॉरेन पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए दूसरी स्टेट्स के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश करती हैं। उनके सर्टन मोटिव्स होते हैं, उनके सर्टन विजन्स होते हैं, सर्टन डायमेंशंस होती हैं जिनको वो फुलफिल करते हैं थ्रू देयर फॉरेन पॉलिसी। अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी में वो ये बात लिखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करने से उनको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली अल्टीमेटली फ़ायदा होगा, तो वो उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक मेन कंपोनेंट या प्रोपोनेंट बनता है, और स्टेट्स एक्ट करती हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। ये फॉरेन पॉलिसी उनको एक गाइड प्रोवाइड करता है कि उनको विद अदर स्टेट्स अपने रिलेशंस किस तरह से एस्टैब्लिश करने चाहिए और करने की ज़रूरत है। और इन सब फैक्टर्स के पीछे, इन सब मेजर एरियाज में एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा कॉमन मिलती है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर, दैट इज़ नेशनल इंटरेस्ट। स्टेट्स कभी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट से हटकर रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं करती, अपने मोटिव्स वो नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे फुलफिल करती हैं। और डेवलप कंट्रीज़ का हमेशा ये मोटिव रहा है, हमेशा ये मोटो रहा है कि उन्हें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना है और उसी बेसिस पे अपनी अलायंसेस और अपनी कोऑपरेशन एक्सटेंड करनी है।
नेशनल इंटरेस्ट हमेशा एक ड्राइविंग फोर्स रहे हैं ईदर इन नेशनल अफेयर्स और इन इंटरनेशनल अफेयर्स। इसके बाद आपके पास इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं एंड इन 21st सेंचुरी पर्टिकुलरली इकोनॉमी इज़ समथिंग जो कि इन रिलेशंस को ड्राइव भी कर रही है और इन रिलेशंस को डिफाइन भी कर रही है। इकोनॉमी की बेसिस पर लड़े जाने वाली जंगें आपको एवर लास्टिंग में नज़र आ रही हैं और ऐसी हैं जो कि मैनीफोल्ड हैं, जिनका अफेक्ट आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड नज़र आ रहा है। इनके स्पिल ओवर इफेक्ट जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर भी पड़ रहे हैं और ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है और रेलेवेंस क्या है। ये जो मेजर एरियाज हमने डिफाइन किए हैं, इनकी स्टडी से और इनको पढ़ने से ही एक दफ़ा हमें ये पता चल जाता है कि आपका करंट अफेयर्स का पेपर, इंग्लिश ऐसे, टू सम एक्सटेंट पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स और इसी तरह के इंटरनेशनल लॉ जिस तरह आपके पास हैं, द सब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर नेचर, उनमें डिफरेंट एनालिसिस जो है या पर्टिकुलर एनालिसिस जो है आप इस सारी इंफॉर्मेशन से ड्राइव कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि इंटरनेशनल रिलेशंस को अंडरस्टैंड करके, उनको प्रॉपरली स्टडी करके आप अपने सब्जेक्ट्स को डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को। और सीएसएस में हमें स्मार्ट स्टडी करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। ये ओवरलैपिंग है विद करंट अफेयर्स। इसके अलावा ये आपको हिस्ट्री दे रहा है, जिस तरह से इवेंट और उनके सिनेरियोज अनफोल्ड हो रहे हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स आपको पता चल रहे हैं इन द सिलेबस, और आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है वो किस तरह से इमर्ज हुआ और किस तरह से अब उसमें फंक्शन किया जा रहा है। ये सारे के सारे एस्पेक्ट आपको ये बहुत क्लियरली बताते हैं कि अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की आप अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेते हैं, उसको अच्छी तरह से स्टडी करते हैं और उन कॉन्सेप्ट को स्मार्टली स्टडी करते हैं, तो आपके पास एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त क्रिएट हो सकता है। एंड एट दी एंड हम बात कर लेते हैं कि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जाती है। जब आप सिलेबस देखते हैं तो आप यूजुअली डर जाते हैं कि इतने सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है, लेकिन आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि इन पेपर 1 ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आईआर को समझने के लिए ज़रूरी हैं और इनका एनालिसिस आप करंट सिनेरियो से डिराइव करते हैं, और पेपर 2 में आप उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच को थ्रू हिस्ट्री एनालिसिस करते हैं। ये दोनों पेपर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और आप इनको सेपरेटली प्रिपेयर नहीं कर सकते। जहाँ पे आपने पेपर 1 के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया, समझ लिया, आप उनका एनालिसिस करेंगे विद करंट सिनेरियो, एंड इन पेपर 2 आप उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस इज़ ऑल यू हैव इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इन द कमिंग वीडियोज़ हम इंटरनेशनल रिलेशंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के पास एक मटेरियल जो है वो बेहतर हो और आपको पता चले कि आपने किस पैटर्न पे इस सब्जेक्ट को तैयार करना है। गुड लक।